नमस्कार साथियों। आज जो है हम एक नए टॉपिक के साथ और ख़ासकर जो पिछली बार 2018 में आया हुआ पेपर है, पीजीटी का जो पेपर है 2018 में जो पेपर आया है, उस पेपर को हम एक बार हल करने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कि आखिर उस पेपर में ऐसा क्या आया था और किस तरीके से हम उस पेपर को समझ सकते हैं। उस पेपर से ये देख सकते हैं कि इसमें कितनी संभावनाएं हैं कि यहाँ से हम कुछ आंसर अपने ढूंढ सकें आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी। और एक ये पैटर्न जो पुराना पेपर है, ये तो मात्र एक प्रकार से देखें तो इसमें मात्र 40 प्रश्न हैं और पेपर जो है वो मैक्सिमम 100 नंबर का है ना। तो अब के शायद लोग कह रहे हैं कि इस तरीके से जो सवाल नहीं आएंगे, सवाल जो है वो पूरे 100 आएंगे और हो सकता है 1 नंबर का एक क्वेश्चन हो। जो भी हो, आप वहाँ पर जो भी आए तो आप विशेष रूप से जो ये इंस्ट्रक्शन जो दिए हुए हैं आप इनको ज़रूर ध्यान से एक बार देख लें थोड़ा पेपर करने से पहले, ताकि आपको कुछ चीज़ें स्पष्ट तौर से पता चल जाएं ना। और इसके बाद जो 2018 का ये जो पेपर है ना, पीजीटी का पहले जो फर्स्ट पेपर आया है, उसको अगर हम देखें कि उसमें ऑब्जेक्टिव तौर पे किस किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, तो हम इसको एक बार देख सकते हैं। देखिए, प्रश्न पहला आया है इसमें कि पूजनीय का स्त्रीलिंग शब्द है। पूजनीय जो है, पूजनीय का स्त्रीलिंग शब्द है। पूजनीय, पूज्यवर, पूज्य या पूजनीय। तो देखिए, इसको अगर हम थोड़ा समझने की कोशिश करें कि ये क्या पूछने की कोशिश कर रहा है। देखिए, पहली बात तो आप इस बात को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको ये बात पता चलेगी कि ये जो पूजनीय है ना, जो शब्द इन्होंने कहा है पूजनीय, ये शब्द निश्चित तौर पर बिल्कुल अशुद्ध शब्द है। पूजनीय ये जो शब्द है, ये बिल्कुल एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये बिल्कुल एक अशुद्ध शब्द है, ठीक नहीं है ना। और इसका पूजनीय ये जो बन रहा है, हम इसमें हो सकता है इसके स्त्रीलिंग में हमको शक हो रहा होगा। हम पूजनीय का हम सोच रहे होंगे कि इसका पूजनीय होगा, क्योंकि या पत्र लगने से हम अक्सर देखते हैं कि स्त्रीलिंग शब्द बन जाते हैं, है ना। तो इसी दृष्टिकोण से जो है हम इसमें देख रहे होंगे कि हमारा जो शक जा रहा होगा, हम सोच रहे होंगे कि जो पूजनीय है ना, ये सही हो सकता है। तो यहाँ जो ऊपर लिखा है वो आधा जा नहीं है उसमें, यानी ये शब्द इस तरह से भी लिखा होगा तो ये शब्द क्या है, गलत होगा, है ना। ये शब्द सही नहीं होगा, है ना। ये वर्तनी शुद्धि का प्रश्न है। वर्तनी आपको किस तरीके से शुद्ध लिखनी है आपको पता होनी चाहिए, इससे संबंधित प्रश्न है। देखिए, अगर हम देखें हिंदी में जो हैं वो जो लिंग होते हैं वो 2 होते हैं। संस्कृत में 3 लिंग हुआ करते थे, हिंदी में 2 लिंग हैं। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। स्त्रीलिंग है ना, ये जो है स्त्रीलिंग शब्द है हिंदी में, और दूसरा जो है वो आपका पुल्लिंग मिलता है, पुल्लिंग, है ना। तो ये 2 लिंग मिलेंगे आपको। और संस्कृत में एक तीसरा भी मिल जाता है, नपुंसक लिंग करके। नपुंसक लिंग करके, नपुंसक का मतलब होता है जो एक प्रकार से किसी में भी नहीं आता, ना वो उस पुरुष में आते हैं ना वो स्त्री में आते हैं। तो ये जो 3 लिंग हैं ये संस्कृत का है, हिंदी में इसका कोई प्रयोग नहीं होता है। हिंदी में 2 ही लिंग हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। वैसे ही वचन भी हिंदी में 2 हैं। वचन कितने हैं हिंदी में? वचन भी हिंदी में 2 हैं। कौन सा? एक वचन और बहुवचन, ठीक है, एक वचन और बहुवचन। लेकिन संस्कृत में 3 वचन हुआ करते थे। संस्कृत में कितने? 3, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो वहाँ पर जो है आप देखेंगे 3 वचन है संस्कृत में, लेकिन हिंदी में सिर्फ 2 वचन है। आपको इस बात को रखना है याद, एक वचन और बहुवचन। वैसे ही लिंग हिंदी में 2 हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। नपुंसक लिंग हिंदी में नहीं होता, ये संस्कृत में होता है। अगर अब हम इस पूजनीय शब्द को देखें तो इस पूजनीय शब्द में पूछा है कि इसका स्त्रीलिंग क्या होगा, यानी वो उम्मीद कर रहा है कि ये जो पूजनीय शब्द है ये आप इसको पुल्लिंग समझें, है ना। तभी तो वो पूछ रहा है कि अगर ये पुल्लिंग है तो इसका स्त्रीलिंग क्या होगा। प्रश्न तो यही है। पर इस बात को आप ध्यान रखिए कि ये जो एक प्रकार का पूजनीय जो शब्द है ये एक तो अशुद्धि है, वर्तनी की इसमें अशुद्धि है, ये शुद्ध वर्तनी नहीं है। फिर शुद्ध वर्तनी क्या होगा? तो देखिए, शुद्ध वर्तनी जो होगा, अगर इसको शुद्ध रूप लिखेंगे तो हम जो है
पूज्य, ये जो शब्द होगा, ये पूज्य जो होगा, ये इसकी वर्तनी शुद्ध होगी। और देखो ये इस तरीके का शब्द है जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए प्रयोग होता है। यानी स्त्रीलिंग भी आप में इसको प्रयोग कर सकते हैं, पूज्य माता, पूज्य पिता। उसको पूजनीय जो ऐसे बनाने की कोशिश करते हैं वो एक प्रकार से गलत हो जाता है ना। वो एक प्रकार पूरी तरीके से हम इसको समझ सकते हैं कि ये जो पूजनीय जिसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं ये अशुद्ध हो जाता है। वैसे ही पूज्य, पूज्य माता है ना, पूजनीय कह देते पूजनीय माता, लेकिन पूज्य माता या पूज्य पिता, तो दोनों के लिए ही हम पूज्य का प्रयोग कर सकते हैं। तो पूज्य जो है स्त्रीलिंग भी है और पूज्य को पुल्लिंग की तरह भी हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पूजनीय से वो उम्मीद कर रहा था कि आप पूजनीय आंसर करें, पर इसका आंसर जो होगा वो पूज्य होना चाहिए, क्योंकि पूज्य को जो है, और अगर इसका सही अगर एक रूप अगर और भी देख लिया तो कुछ लोग पूजनीय भी कर देते हैं, है ना। तो ये जो पूजनीय है ये बिल्कुल गलत हो जाता है, इसमें जा नहीं आएगा। अगर पूजनीय होगा तो फिर जो है वो उसके साथ ये जा मिट जाएगा और नीय, पूजनीय, इस तरीके से इसका प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन ये जो स्वभाव है ना, ये जो स्वभाव है आपको देखने की कोशिश करेंगे तो इसमें जो है पूज्य को आप स्त्रीलिंग, ये भी अब देखिए इसमें क्या है, इन्होंने प्रश्न को थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है। एक तो ये रूप भी दे दिया है और ये निया भी, पूजनिया भी दे दिया है ना। तो अब इस बारे में जो आप देखेंगे तो अब ये जो शब्द है पूज, ये भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के प्रयोग कर लिया जाता है। और पूजनिया करके अगर जब इन्होंने बिल्कुल इसके साथ जोड़ा है तो ये शब्द ठीक है ना। ये तो बिल्कुल पूजनीय तो बिल्कुल गलत होगा। ये पूजनीय अगर इसको करेंगे स्त्रीलिंग को तो इसको स्त्रीलिंग में स्वीकार किया जा सकता है ना, इसको स्वीकार कर सकते हैं दोनों तरीके से। लेकिन इसमें जा नहीं जुड़ेगा। अगर आधा जा है, यानी अगर ये पूजनीय ऐसा होगा तो ये बिल्कुल भी शुद्ध नहीं होगा। अब क्योंकि इसमें देखिए आप ध्यान से देखें, अब इसमें पूज्य भी दिया है और पूजनीय भी दिया है, और वो स्त्रीलिंग की आपसे अनुमान मांग कर रहा है कि स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा। तो फिर इस आधार पर जो है हम, क्योंकि पूज्य और पूज्य ये पूज्य स्त्रीलिंग के लिए भी प्रयोग होता है और पुल्लिंग के लिए भी प्रयोग हो जाता है। और यहाँ पे जो है ये सही प्रयोग है एक प्रकार से, आधा जा नहीं है, जा पूरा है, या के साथ नहीं आया है। तो फिर हम संभावना ये है कि एग्जामिनर हमसे इस मांग कर रहा है कि हम इसको आंसर करें, है ना। क्योंकि पूज्य तो हम पुल्लिंग के और स्त्रीलिंग दोनों की तरह प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि यहाँ दोनों की संभावनाएं होती हैं, और ये अगर आधे जा के साथ होगा तो ये शुद्ध होगा, और जा नहीं होगा या के साथ तो ये शुद्ध होगा। तो हम आंसर देखेंगे इसमें पहले का एक, हम कोशिश करेंगे कि पहले का एक लगाएं। ठीक है, इसके अलावा जो प्रश्न नंबर 2 है क्या है, प्रश्न नंबर 2 में पूछ रहा है कि राजा में, राजाज्ञा में प्रयुक्त समास है ना। राजाज्ञा जो शब्द है इसका प्रयुक्त समास क्या होगा। देखिए अगर हम समास की बात करें तो समास जो होते हैं हिंदी में 4 होते हैं और संस्कृत में इनको 6 माना गया है। और हिंदी में 4 क्यों है कि जो तत्पुरुष हैं और कर्मधारय हैं ना, उस तरीके के जो समास हैं जिनमें दूसरा पद प्रधान होता है वो आपके एक ही के अंतर्गत आ जाते हैं हिंदी में, और संस्कृत में ये अलग अलग हुआ करते थे। उस तरीके से 4 आपको पुरुष समास पढ़ने होते हैं। अब सवाल था कि राजाज्ञा ये जो शब्द है इसमें कौन सा समास है। तो देखिए इसको अगर हम इसका समास का विग्रह करेंगे, है ना, तत्पुरुष समास का अगर हम विग्रह करने की कोशिश करेंगे तो तब क्या निकलेगा, राजा की आज्ञा। राजाज्ञा मतलब राजा की आज्ञा, और जैसे ही राजा की आज्ञा जुड़ेगा तो ये की क्या है, ये संबंध बन जाएगा एक प्रकार से, है ना। तो संबंध होने के कारण ये कौन सा पुरुष में चला जाएगा, तो आपका चला जाएगा ये तत्पुरुष, तत्पुरुष यानी संबंध जो है संबंध तत्पुरुष में, तो इसमें जो है तत्पुरुष समास कह सकते हैं हम। और कौन सा भेद है, संबंध, संबंध तत्पुरुष का भेद इसमें आपको दिखाई देगा, है ना, राजा की आज्ञा। तो इस आधार पर देखेंगे तो यहाँ पे जो समास है आपका तत्पुरुष समास होना चाहिए। देखिए इसमें आंसर है, हाँ तत्पुरुष है आंसर। तो हम इसमें आंसर क्या होगा, राजाज्ञा में तत्पुरुष, है ना,
तत्पुरुष जो समास है, तत्पुरुष तत्पुरुष, ये जो तत्पुरुष समास है ये आपका होगा राजाज्ञा में। ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें कि अब देखिए दूसरा प्रश्न है, तीसरा, क्या है तीसरा? यथाशक्ति में प्रयुक्त समास कौन सा है? यथाशक्ति में प्रयुक्त होने वाला समास कौन सा है? अब कौन सा है देखिए, अगर आपने समास का एक भेद पढ़ा होगा, अव्ययी समास, अव्ययी भाव समास, हम पहले ही बात कर चुके हैं अव्यय पर। अव्यय क्या है? ऐसे शब्द जो किसी भी स्थिति में विकार उत्पन्न ना हो, जिनमें, अव्यय मतलब होता है जिनमें विकार उत्पन्न ना हो। अब देखिए यथा शक्ति है ना। अब यथा को आप, ये पहला प्रश्न प्रधान है यथा में, तो अब इसको जो है, इस यथाशक्ति को, अब इस यथा को बदलने की कोशिश करो तुम, यथों करने की कोशिश करो। यथों क्या हो जाएगा? यथों कभी पढ़ा है? यथा, या फिर आपको यथाई, कुछ भी यथाई करने करो, नहीं, यथा, यथा हमेशा यथा ही रहता है। और यथा का मतलब क्या होता है? यथा का मतलब क्या होता है? यथा मतलब होता है जैसे, है ना। तथा का मतलब क्या होता है? वैसे। तो यथा मतलब जैसे, तथा मतलब वैसे। तो यथा क्या है? हमारा अव्यय होता है यथा। तो यथा हमारा शब्द अव्यय है और यथा के साथ शक्ति जुड़ा है, तो ये कौन सा होगा? यथा शक्ति, यानी शक्ति के अनुसार, है ना, शक्ति के अनुसार। तो यहाँ पर जो है ये अव्ययी भाव समास बन जाता है, क्योंकि यथा जो है हमारा अव्यय है, और अव्यय जब आता है किसी शब्द के साथ जुड़ के, जब कोई पद इस तरीके से बना हुआ होता है कि उसमें कोई अव्यय कार्य कर रहा होता है, तो वहाँ पे अव्ययी समास हो जाता है। और यथाशक्ति में अगर आप इस देखेंगे तो यथाशक्ति में जो है आपको अव्ययी भाव समास दिखाई देगा। ठीक है। फिर देखते हैं, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानुष चून। रहीम कह रहे हैं कि पानी पास रखिए और पानी नहीं रहता तो ये सब चीज़ें पानी के बिना शून्य हो जाती हैं। क्या क्या हो जाती हैं? पानी गए न उभरे मोती मानुष चून। देखिए इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करके दिखाते हैं, इसको पहले भी हम पढ़ चुके हैं। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। फिर कह रहा है पानी गए न उभरे मोती मानुष चून। देखिए यहाँ पर अगर आप देखें, हम पहले ही बात कर चुके हैं कि अगर एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो पानी 3 जगह प्रयोग हो रहा है, और पानी के 3 जगह प्रयोग होने के कारण हम अगर यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो कभी कभी हमें लग सकता है कि ये यमक अलंकार है। पर देखिए हमने इसको विशेष तौर पर जब श्लेष अलंकार पढ़ रहे थे तब इसको पढ़ाने की और समझाने की कोशिश की थी कि ये जो है रहीमन पानी राखे बिन पानी सब सून, पानी गई ना उभरे मोती मानिस चून में जो है श्लेष अलंकार है। और श्लेष भी कैसा है? अभंग, अभंग, अभंग श्लेष है। ये कैसे है कि ये तो पानी है। देखिए अभंग श्लेष में क्या होता है, जो शब्द होता है वो आगे के शब्दों से कहीं जाके जुड़ जाता है। तो पानी पहले मोती से जुड़ेगा, फिर पानी मानुष से जुड़ेगा और फिर पानी चून से जुड़ेगा। जब 3 बार ये जुड़ेगा तो ये क्या हो गया, हम इसका अर्थ सीधे सीधे इन तीनों शब्दों से निकाल रहे हैं, इनसे जोड़ कर देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा अभंग श्लेष हो जाता है। कैसे होता है? पानी गई न उभरे, अगर पानी से चले जाने पर कौन नहीं उभरेगा? मानुष। यानी अगर मानुष के उसे अगर मानुष पानी न रहे तो मानुष का जीवन बहुत व्यर्थ हो जाएगा, मनुष्य कभी भी उभर नहीं पाएगा। या मानुष की आँखों में पानी
अगर चला जाए, उसकी आंखों का पानी चला जाए, उसकी इज्जत चली जाए, तो वो कभी भी उभर नहीं पाएगा फिर समाज में। दूसरी बात फिर वो क्या कह रहे कि पानी मोती मोती उभरेगा नहीं, विकसित, उभरने से मतलब है मोती कभी भी विकसित नहीं होगा पानी में। अगर पानी ना हो तो मोती विकसित नहीं हो सकता, है ना। और पानी ना हो तो चून, चून मतलब होता है चूना, और चूना में आप जब चूना में अगर आप पानी डालेंगे तो पानी डालने पर चूना क्या होता है, उभरने लगता है ना, उबाल लेने लगता है। अगर कभी आप पानी, चूने में पानी डाल के देखिए, जब चूना सूखा होगा, है ना, बिल्कुल सही होगा, तब उसमें अगर आप पानी डालेंगे तो वो उबलने लगता है, ना, उभरने लगता है, तो वो उबलने लगता है एक प्रकार से देखें तो। और अगर पानी चून से निकाल दिया जाए, यानी चूना से पानी निकाल दिया जाए, तो फिर उसका कोई महत्व तो नहीं रह जाएगा, चूना जो है बेकार हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए श्लेष है, श्लेष का भी अभंग श्लेष है, ठीक है। तो रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उभरे मोती मानुष चून, में जो है आपका श्लेष अलंकार होता है, और श्लेष का भी जो है इसमें अभंग श्लेष पाया जाता है, ठीक है। तो आपको यमक नहीं करना है, अनुप्रास नहीं करना है, उपमा नहीं करना है, श्लेष करना है। क्योंकि 3 बार पानी आया है, आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं ये सोच के कि यहाँ पर जो है यमक अलंकार है, पर पानी, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उभरे मोती मानुष चून, यहाँ पर जो है जो है श्लेष अलंकार आपको दिखाई देगा। प्रश्न नंबर 5 क्या है, अपादान कारक का परसर्ग है। अपादान कारक का कौन सा, जो अपादान कारक है उसका परसर्ग कौन सा है, परसर्ग का चिन्ह कौन सा है। तो देखिए अपादान अगर आप देखें तो अपादान का मतलब क्या होता है, यानी अपादान मतलब होता है किसी से दूर जाना। अपादान दे दिया है ना, अपादान कर दिया, किसी से दूर कर दिया, तो अपादान के लिए कहते हैं से। अपादान का जो चिन्ह होता है वो से होता है। जैसे कोई कहें श्याम छत से गिर गया, से मतलब वो दूर हो गया, छत से गिर गया, दूर हो गया। अपादान, अपादान का मतलब ये से दूर, मतलब उस किसी चीज़ से दूर हो जाना, है ना। या फिर आदमी घर से निकल गया, कहाँ से निकल गया, घर से, तो घर से दूर हो गया, तो ये अपादान कारक का चिन्ह होता है से। और देखिए अगर हम इसको कारक के थोड़े से भेदों को अगर हम देखें तो इसमें क्या होता है, जो कारक के चिन्ह होते हैं, पहला होता है कर्ता, कर्ता के साथ आता ने, कर्ता ने, आपको याद ना, कर्ता ने, कर्ता जो करने वाला होता है उसके साथ ने जुड़ता है। जैसे सोहन ने बात कही, तो कौन कह रहा है, सोहन, सोहन क्या है, कर्ता, और कर्ता के साथ क्या जुड़ गया है, देखिए ने, सोहन ने, कर्ता ने, तो कर्ता के साथ आता ने। कारक चिन्ह क्या होता है, या कारक को ही हम एक प्रकार से विभक्ति भी कहते हैं, इनको कारक भी कहते हैं या विभक्ति भी कह सकते हैं, इनको विभक्ति, ठीक है। तो कर्ता ने, है ना, पहला क्या है हमारा, कर्ता ने, और दूसरा क्या आता है हमारा, कर्म को, कर्ता ने कर्म को ना। अब को कैसे, तो जो कर्ता होता है वो कर्म करने को, कर्म को जब करता है, कर्म करने की कुछ प्रक्रिया को करता है, तो उसके साथ को जुड़ता है। जैसे अगर हम देखें सोहन ने अगर हम, ये तो ने आ गया कर्ता के साथ, सोहन करता, सोहन ने वृक्ष को पानी दिया, है ना। तो सोहन ने वृक्ष को पानी दिया, तो वृक्ष हमारा क्या है, वो कर्म है, क्योंकि वृक्ष को पानी देने का काम कर रहा है। तो कर्म जो है को के साथ आता है, यानी कर्ता ने, कर्ता का क्या है हमारा ने, कर्म को क्या है को। वैसे ही हमारा फिर आता है करण, कर्ता ने कर्म को
करण से, अब देखिए अपादान से भी था और करण से भी था, यानी जो करने की क्रिया है ना, तो किसी कारण से, तो से करण के लिए भी से होता है और अपादान से भी, लेकिन अपादान का दूर होता है, दूर जाने का भाव होता है अपादान में, और करण में किसी चीज़ को करने से, जो काम करने की क्रिया होती है उससे जो है उसका भाव होता है। जैसे सोहन ने पत्थर से घर बनाया, तो करण क्या है, करना, पत्थर, पत्थर से क्या कर रहा है, वो घर बना रहा है, तो यहाँ पे जो करण है वो करण का से आता है, यानी कर्ता ने कर्म को करण से, ऐसे भी याद रख सकते हैं आप, कर्ता ने कर्म को करण से, फिर इसके बाद आता है संप्रदान के लिए, संप्रदान, संप्रदान, संप्रदान है ना, ये ऐसा था। संप्रदान के लिए क्या होता है, तो संप्रदान के लिए होता है के लिए, मतलब यानी जब आप किसी को देने का भाव होता है, संप्रदान है एक प्रकार से जब आप किसी को देने का, आप दान दे रहे हैं है ना, तो देने का जब भाव होता है वो संप्रदान होता है, किसी को दान दे रहे हैं, संप्रदाय समान रूप से किसी को दान दे रहे हैं, तो ये इसमें क्या होगा कि सोहन ने, तो ये कर्ता ने हो गया कि सोहन ने, फिर क्या हुआ, श्याम, श्याम को, अब ये क्या होगा, को यहाँ पर तो कर्म हो जाएगा, कर्म को दे रहा है, लेकिन यहाँ पर हम को के लिए नहीं कर रहे बल्कि हमें संप्रदान के लिए ढूंढना है, तो हम इसको कैसे ढूंढेंगे, मोहन ने श्याम के लिए मिठाई खरीदी, यानी के लिए, यानी उसको देने के लिए है ना, के लिए आ गया ना संप्रदान, देने के लिए, तो सोहन ने राम के देने के लिए मिठाई ली, यानी के लिए, तो ये हमारा संप्रदान कहलाता है। संप्रदान यानी कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, आप ऐसे भी उन चिन्हों को जरूर याद रखें कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, फिर आता अपादान से, जो हमारा पूछा गया है अपादान से, अब करण का भी से है और अपादान का भी से है, लेकिन अपादान का जो है ये भाव होता है किसी से अलग हो जाने का, दूर होने का। करण का मतलब था बनाने का, किसी से किसी चीज़ को बनाने का, लेकिन अपादान का अर्थ होता है किसी चीज़ से दूर होने का भाव है। जैसे वृक्ष से है ना पत्ता गिरा, अब यहाँ क्या है, वृक्ष से पत्ता जो है, वृक्ष से पत्ता गिर रहा है तो वो दूर हो रहा है। जैसे राम छत से गिरा, राम छत से गिरा, अब पत्थर से बनाया, जब वो पत्थर से घर बना रहा था तब से करण था, लेकिन यहाँ छत से गिर रहा है, दूर होने का भाव है, तो ये आपका बन जाता है अपादान, है ना, अपादान कहते हैं इसको, दूर होने का जो भाव है। वहाँ करण में क्या था, वहाँ घर बन रहा था, पत्थर से, लकड़ी से मेज बन रही थी ना, बनने का कोई काम होता है, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ छत से गिरने का है, दूर जाने का कारण है। तो इस तरीके से देखें, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से, अपादान के भी लिए क्या आता है से, और फिर संबंध, संबंध कारक में क्या होता है का, संबंध का, कैसे सोहन श्याम का पुत्र है। अब ये पुत्र बाप बेटे का संबंध बता रहा है ना, यह सोहन, भूगोल की पुस्तक सोहन की है, यानी का है, सोहन का है, ये घर सोहन का है, तो ये घर सोहन का है, तो वहाँ पर जब ये का आएगा तो ये कौन सा कारक है, ये संबंधवाचक कारक होता है, संबंध को दिखाता है, तो संबंध के साथ का लगता है, संबंध का, यानी कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से और संबंध का, है ना, इस तरीके से आप करेंगे। अधिकरण में फिर आता है आपका अधिकरण, अधिकरण इसका चिन्ह है मैं, और अधिकरण मतलब होता है किसी जगह में, किसी जगह में जब आप करते हैं, अधिकरण मतलब आप किसी क्षेत्र में हैं
तो जैसे कह दें मैं कहाँ, बाग में पेड़ है, तो ये जो मैं है ये क्या है, तो बाग में पेड़ है यानी ये अधिकरण है मैं। या अगर इसको बदलें तो खेत पेड़ खेत में खड़ा है। पेड़ कहाँ खड़ा है, खेत में, फील्ड में, खेत में खड़ा है। तो ये अधिकरण जो है आपका मैं के लिए आता है। यानी अगर हम पूरा याद करें तो कर्ता आता है ने के साथ, कर्ता ने, है ना, फिर आता है कर्म को, फिर आता है करण से, फिर आता है संप्रदान के लिए, फिर आता है आपका आपादान यानी दूर जाने के लिए से, आपादान से, और संबंध में आता है का, संबंध का, और इसके बाद अधिकरण में यानी जगह में, और फिर अंत में आपका जो हो जाता है संबोधन। संबोधन में अरे, है ना, जो अरे इस तरीके से संबोधन आता है, अरे तुम कहाँ जा रहे हो, तो ये संबोधन में अरे का चिन्ह होता है। तो इस प्रकार से देखें हम, तो यहाँ हमारे एग्जाम में वो उसने क्या पूछा है, उम्मीद हो सकती है कारक में से आपके कर्ता को पूछ ले, कर्ता ने कर्म को करण से, है ना, तो करण में भी से होगा और अपादान में भी से होगा। लेकिन करण में किसी चीज़ के बनाने की भाव होता है कि उसने पत्थर से घर बनाया, तो बनाने की क्रिया थी, करण है करने की, और वहाँ अपादान क्या था, दूर हो जाने की। तो वो क्या है, देखो अपादान का पुत्रा, अपादान कारक का परसर क्या होगा, तो से होगा, और से भी कैसा होगा, दूर जाने का भाव, यानी राम छत से गिर रहा है। और को किसका है अपना, ये कर्म का है ना, कर्ता जो कर्म को, यानी उसने, सोहन ने वृक्ष को पानी दिया, तो को जो है कर्म से है। और मैं किस में आया, तो मैं आएगा अधिकरण में यानी जगह में। पेड़ खेत में है ना, और का किसका है, का संबंध का है, यानी सोहन श्याम का पुत्र है। तो इस प्रकार से देखें अपादान कारक का जो परसर्ग होगा वो से होगा, और से करण का भी होता है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, से में जो है बनाने का भाव होता है, और करण में, अपादान में जो है, इस अपादान में जो से आता है वो दूर जाने का भाव होता है। ठीक है, प्रश्न नंबर आपका है अब 16 में क्या पूछा गया है, तो देखिए 16 में जो पूछ रहा है वो आपसे, वो पूछ रहा है लोकोक्ति और मुहावरे के बारे में, है ना। ये भी आपको थोड़ा सा ज़रूर याद रखनी चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। लोहे के चने चबाना, क्या है लोहे के चने चबाने का मतलब, तो लोहे के चना चबाने का मतलब होता है किसी कार्य को जब आप बहुत कठिनाई से कर पा रहे हैं तो वो क्या है, आपका लोहे के चने चबाने के समान होता है ना। जैसे कठिन कार्य करना, पहला ही उत्तर है, लोहे के चने चबाना मतलब होता है कठिन कार्य करना। भाई बहुत एग्ज़ाम निकालना, लोहे के चने चबाना है, बड़ा ही कठिन कार्य है ना। जब आप किसी कार्य को करने में जब आपको कठिनाई का एहसास हो, बहुत ज़्यादा कठिन कार्य हो, तो तब उस अर्थ को व्यक्त करने के लिए लोग कहते हैं यार उस काम को करना तो लोहे के चने चबाना जैसा है। आप दांतों से लोहे के चने कैसे चबा सकते हैं, है ना। चने चबाना ही मुश्किल होता है, अगर वो लोहे के हों तो दांतों से कैसे चबाया जा सकता है। इसका अर्थ क्या हो गया कि लोहे के चने चबाने का मतलब है कठिन कार्य करना, है ना। तो ये कुछ लोकोक्तियाँ होती हैं ना, उनको आपको ज़रूर याद कर लेना थोड़ा बहुत। जैसे अकल से संबंधित कुछ अगर लोकोक्तियों की बात करें तो अकल के पीछे लाठी लिए फिरना, क्या होता है इसका मतलब, बिना सोचे कोई काम करना हो, है ना। वैसे ही अगर कुछ और ऐसे आ जाते हैं, जैसे आँख का तारा होना, एक ये बहुत आता है, आँख का तारा, इसका क्या मतलब होता है, इस आँख का तारे का मुहावरे का मतलब होता है कि बहुत प्यारा होना, अत्यंत प्यारा है, किसी को बहुत प्रेम है उससे, वो इसलिए जो है आँख का प्यारा है ना, आँख का तारा है। तो ये जो है बहुत सारी चीज़ों में आते हैं। जैसे कभी क्या आता है ना, नाक कटना, उसकी नाक कट गई, है ना, नाक कटना। तो ये जो नाक कटना है किस संदर्भ में आता है भाई, ये जो है आपकी इज्जत क्या हो गई, आपकी एक प्रकार से आपको शर्मिंदा होना पड़ रहा है, आपकी इज्जत खराब हो गई, तो आपकी नाक कट गई, यानी आपकी इज्जत खराब हो गई, आपकी शर्मिंदगी आपको उठानी पड़ रही है, तो आपकी इज्जत चली गई, नाक कटना, है ना। वैसे ही होता है नाक रगड़ना। इस नाक रगड़ना का क्या मतलब होता है कि आप जो है किसी की खुशामद कर रहे हैं, आप किसी से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उसकी खुशामद कर रहे हैं, आप उसके सामने नाक रगड़ रहे हैं ज़मीन पे कि भाई मेरा ये काम कर दीजिए प्लीज़, तो आप उसकी खुशामद कर रहे हैं ना। इस तरीके के जो हैं आपको कुछ
मुहावरे भी आ सकते हैं आगे से भी, तो इनको थोड़ा सा आप देख लीजिए। और कुछ लोकोक्तियाँ भी बहुत फेमस होती हैं जो अक्सर पूछी जाती हैं एग्ज़ाम में। लोकोक्तियों से ही जुड़े ज़्यादा, क्योंकि लोकोक्ति लोक में प्रचलित जो उक्तियाँ होती हैं उनको लोकोक्ति कहा जाता है। मुहावरे भी एक प्रकार से पहले से ही प्रचलित होते हैं। जैसे एक आता है, एक पंथ दो काज, ये लोकोक्ति है। एक पंथ दो काज, इसका क्या मतलब होता है कि आप एक ही चीज़ से, एक ही उपाय से दो काम, दो कार्य करने में सफल हो जाएं, तो कहते हैं एक पंथ दो काज, या एक तीर से दो निशाने, है ना। एक ही कारण से जो है, एक ही उपाय से आप दो चीज़ों को हल कर लेते हैं, तो इसको कहते हैं कि एक पंथ दो काज, या एक तीर से दो निशाने लगाना, है ना। एक ही थाली के चट्टे भट्टे, एक भी आता ना, एक ही थाली के चट्टे भट्टे, क्या है एक ही थाली के चट्टे भट्टे होने का मतलब? यानी वो क्या है, वो दोनों एक जैसे ही हैं, एक सा ही स्वभाव है, वो अलग नहीं है, बल्कि वो सबका एक सा ही होना है, वो एक ही प्रकार का व्यवहार करते हैं, वो तो एक ही थाली के चट्टे भट्टे हैं। फिर कहते हैं कि 9-2-11 हो जाना, है ना। एक बात है ना, 9-2-11 हो जाना मतलब होता है कि वो वहाँ से भाग गया, मौका देखते ही क्या हो गया, वो भाग गया है। 9-2-11 हो जाना मतलब भाग जाना। और एक आता है 1 और 1 11 होना, तो उसका मतलब होता है कि 1 और 1 11 मतलब जो एकता में बड़ी शक्ति होती है, आप अगर एक साथ होकर लड़ेंगे तो आप में जो है बहुत ज़्यादा शक्ति आ जाएगी, है ना। कुछ लोग कहते हैं कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, इसका मतलब क्या होता है कि एक ही जगह पर दो विरोधी चीज़ें बिल्कुल नहीं रह सकती, यानी दो विचारधाराएं एक जगह नहीं रह सकती। ऐसे ही आता है कूप मंडूक होना, तो कूप मतलब होता है कुआं, मंडूक माने होता है मेंढक, तो कूप मंडूक का मतलब होता है एक ही मेंढक में रहना, यानी बहुत ही छोटी सोच का होना, है ना। संकीर्ण विचारों के व्यक्ति को कहा जाता है कि वो कूप मंडूक है। अंधेरी नगरी चौपट राजा, एक चलता है ना, अंधेरी नगरी चौपट राजा, तो और अंधेरी नगरी तो आपका भारतेंदु का नाटक भी है, प्रहसन है, बहुत बेहतरीन। क्या है वो? प्रहसन है, नाटक का एक भेद होता है प्रहसन, तो अंधेरी नगरी एक प्रहसन है। और जो है उसी तरीका, उसी में अंधेरी नगरी चौपट राजा टकेचेर भाजी टकेसेर खाजा, वो जो बात है, तो उसका मतलब क्या है कि जो है मूर्ख वहाँ जो है राज्य है उसमें अन्याय है, और वहाँ का राजा बिल्कुल मूर्ख है। अंधेरी नगरी है भैया, वहाँ तो राज्य में कोई नियम कानून नहीं है, वहाँ तो अन्याय ही अन्याय है। एक प्रकार से देख सकते हैं कि वहाँ पे जो है आपको कोई भी एक जो न्याय होना चाहिए राज्य में, जो अन्याय आप चारों व्याप्त है, न्याय आपको नहीं मिलेगा। इस तरह के भाव आपको दिखाई देते हैं जब आपकी कोई लोकोक्ति होती है। कहते हैं बीरबल की खिचड़ी हो गई, है ना। बीरबल की खिचड़ी का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में लेट होना, विलंब की स्थिति होना। भाई कब बनेंगे, कब आएगा आप, तेरा आना तो बीरबल की खिचड़ी है ना। तो वो जो है इस तरह की जो लोकोक्तियाँ होती हैं, इनके अर्थ भी आपको थोता चना बाजे घना, जैसे चने चबाना बहुत कठिन कार्य होता है, वैसे होता है थोता चना बाजे घना। इसमें क्या होता है कि आपको ज्ञान कम है और आप में घमंड बहुत ज़्यादा है, यानी ज्ञान तो है नहीं आप में और आप घमंड बहुत कर रहे हैं, तो थोता चना बाजे घना, इस तरह की भी कुछ आ जाती हैं, है ना। तो आपको इन चीज़ों को जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ, तो क्या होता है, दुष्टों की एक सी ही प्रवृत्ति होती है, चाहे नाग हो चाहे सांप हो, वो लोग एक से ही होते हैं। अब देखो एक और यहाँ पे पूछा गया है मुहावरा, छाती पर सांप लौटना क्या है? तो देखिए छाती पर सांप लौटना, दर्द होना, सांप पालना, ईर्ष्या करना, या सीने पर सांप लगना। तो देखिए छाती पे सांप लौटना का मतलब होता है किसी से ईर्ष्या करना। क्या करना? ईर्ष्या करना। तो आप किसी से ईर्ष्या कर रहे हैं, ये जो है आप छाती पर लौटना कहते हैं, है ना। कहते हैं कि उसको पाने के बाद या उसकी नौकरी लगने के बाद फलाने भाई साहब के, यानी राम की नौकरी लगने के बाद मोहन के कलेजे पर, यानी उसकी छाती पर सांप लौट गया। तो यानी उसमें जो है एक प्रकार की ईर्ष्या उत्पन्न हो गई, उसको लेकर जो है वो ईर्ष्या उसके मन में प्रयुक्त होने लगी। तो इस तरीके का जो प्रयोग होता है कि छाती पर सांप लौटना, है ना, तो ये भी क्या है, ईर्ष्या का जो है प्रयोग है, ईर्ष्या करना। छाती पर सांप लौटना मतलब किसी से ईर्ष्या करना। जैसे उसकी लाठी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, किसी की जो वस्तु होती है, शक्तिशाली जो होता है वही अपनी उस वस्तु को हथिया लेता है, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी जिसमें ज़्यादा शक्ति है वही उस वस्तु का स्वामी हो जाएगा। घर की मुर्गी दाल बराबर होता है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर मतलब घर की चीज़ों का महत्व तो नहीं समझा जाता,
और एक और चलता है कि घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध। तो जो घर का जोगी होता है उसको जोगड़ा समझा जाता है ना, कि घर का जोगी कोई मतलब नहीं है, आन गांव का सिद्ध, आन गांव में उसको बड़ा सिद्धि व्यक्ति माना जाता है, और घर में तो कहते हैं अरे जोगड़ा है, ऐसे ही घूमता रहता है, जोगी का जोगड़ा कर दिया, मतलब जैसे राम का अरे रामू, एक उसका स्टेटस गिरा दिया एक प्रकार से, तो जोगी का जोगड़ा कर दिया है ना, उसका बहुत स्टेटस गिरा दिया और घर में कोई इज्जत नहीं होती। वैसे ही बाहर क्या है, आन गांव का सिद्ध, जो दूसरे गांव चला जाता है, आन गांव में जाकर दूसरे गांव में जाकर वो सिद्ध कहलाया जाता है, बहुत ही पहुंचा हुआ पुरुष कहलाया जाता है, जबकि घर में उसकी कोई इज्जत नहीं होती। ऐसे ही घर की मुर्गी दाल बराबर होती है, घर की वस्तुओं का कोई मोल नहीं होता है। चिराग तले अंधेरा है ना, तो चिराग तले अंधेरा क्या है कि वो जो है अपने ही जो समीप है, जो सबसे पास है, वो उसी की कोई क्या है, उसी में दोष है, या उसी को कह सकते हैं उसकी कोई इज्जत नहीं है। आपने घर में रहकर ही शिक्षा नहीं ली ना, घर में आपके बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हो, फिर भी आप में ज्ञान नहीं हुआ हो, आप दोषों से रह गए हों, तो क्या कि ये तो घर के चिराग तले अंधेरा है, इतना होनहार घर में व्यक्ति है, फिर भी घर के लोग बुद्धू हैं। तो इसका मतलब हुआ था कि जो समीपता के कारण दोष उत्पन्न हो जाना, यानी घर के चिराग तले अंधेरा हो जाना। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 क्या है, कामकाजी हिंदी की प्रमुख विशेषता क्या है। तो देखिए, कामकाजी जो हिंदी होती है वो उसकी क्या विशेषता होनी चाहिए, ये प्रश्न का आंसर ऑलरेडी पहले ही किसी को मैंने बताया, तो वहाँ लगा हुआ है। देखिए, कामकाजी भाषा में आपको भाषा की क्लिष्टता से बचना चाहिए। भाषा कैसी होनी चाहिए, भाषा बिल्कुल सुस्पष्ट होनी चाहिए, बिल्कुल उसमें गंभीर वाच्यार्थ प्रधान हो, है ना, और उसमें बिल्कुल जो आप कहना चाहते हैं वो स्पष्ट होना चाहिए, और एकार्थ हो, आप ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें जो अनेकार्थ को देते हों, श्लिष्ट है ना, श्लेष का प्रयोग ना हो, और आप कहावतें कहने से, मुहावरे कहने से, अलंकार कहने से, उक्तियां कहने से बिल्कुल भी आप जो है कामकाजी भाषा में प्रयोग ना करें। भाषा जितनी स्पष्ट होगी, जितनी तटस्थता बरतती होगी, जितनी नैर्वैयक्तिक रूप होगा, वही क्या होगा, आपका कामकाजी भाषा का स्वरूप होगा। तो यानी भाषा की क्लिष्टता से बचो, ये नहीं होना चाहिए भाषा की विशेषता, कामकाजी भाषा की विशेषता। ना कामकाजी भाषा की विशेषता पुनरावृत्ति होगी, मतलब भाषा का बार बार प्रयोग करना, पुनरावृत्ति करना, ये भी नहीं होगा। दूसरा, भाषा जो है देशज शब्दों का प्रयोग, देशज मतलब जैसे कहावतें हैं, मुहावरे हैं, और ठेठ ग्रामीण शब्द होते हैं, उस तरह के शब्द बिल्कुल नहीं होना चाहिए, है ना। तो कामकाजी भाषा के लिए मानक भाषा का प्रयोग होना चाहिए। इसके अलावा प्रश्न नंबर 9 कि संचार में प्रिंट मीडिया के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। अब देखिए, प्रिंट मीडिया का मतलब क्या होता है। तो देखिए, प्रिंट मीडिया का मतलब जो होता है वो, प्रिंट मीडिया का मतलब होता है जब आप किसी सूचना को, किसी जो कुछ कहना चाहते हैं उसे आप छाप कर, है ना, आप उसे एक से दूसरे स्थान पर पहुंचाना चाहते हैं, और वो भी कैसे, छपाई करके। छपाई करके आप जो है छपाई करके जो है आप अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाना चाहते हैं। तो ये जो स्वरूप है ना, छापे खाने के माध्यम से, है ना, जो आप प्रिंट है, जो आप उसको प्रिंट पे लेके आ रहे हैं, कागज पे लेके आ रहे हैं, वो आपकी क्या है, प्रिंट मीडिया है ना। उस तरह की जो मीडिया होती है उसे आप कहते हैं प्रिंट मीडिया। ठीक है, अब प्रिंट मीडिया में क्या क्या आ सकते हैं। तो देखिए, प्रिंट मीडिया में आपको अखबार आते हैं, है ना, प्रिंट मीडिया में आपके जो हैं पत्रिकाएं आती हैं, इस तरीके की जो समाचार पत्र हैं, पत्रिकाएं हैं, ये सब क्या है, ये प्रिंट मीडिया में आती हैं। और इनका क्या होगा, इनका फॉर्म जो होगा भौतिक फॉर्म होगा, ये आपको सामने दिखाई देनी चाहिए, आपके सामने उपस्थित होनी चाहिए, वही आपका प्रिंट मीडिया है जो छप कर आए, है ना। अब जैसे बहुत सारे अखबार आते हैं, दैनिक जागरण है, हिंदुस्तान आता है, दैनिक भास्कर आता है ना, ये सारे जो अखबार हैं ये आपके प्रिंट मीडिया के अंतर्गत आते हैं। अब इसमें क्या पूछा है कि जनसंचार में प्रिंट मीडिया के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। क्या समाचार पत्र सम्मिलित हैं? तो बिल्कुल सम्मिलित है, समाचार पत्र होते हैं। पत्रिकाएं सम्मिलित होती हैं, बिल्कुल पत्रिकाएं सामने होती हैं आपके, तो पत्रिकाएं होती हैं। पोस्टर होते हैं, बिल्कुल पोस्टर लगे हुए होते हैं, आप उनसे कोई संदेश कहना चाहते हैं, तो वो भी क्या है, प्रिंट मीडिया का हिस्सा है। रेडियो, अब रेडियो तो सामने उपस्थित नहीं होता है, वो छपता नहीं है, बल्कि वो तो सुनाई देता है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, तो प्रिंट मीडिया के अंतर्गत आप इसमें ही शरीक नहीं करेंगे रेडियो को। अब प्रश्न नंबर 10 क्या है,
प्रश्न नंबर 10 कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। अब बिल्कुल उल्टा कर दीजिए, प्रिंट मीडिया तो सामने आएगी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या होगी? ऐसी मीडिया जो इंटरनेट के माध्यम से, जो बिजली के माध्यम से आपके पास तक पहुँचे, वही क्या होगी? आपकी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो जाएगी, है ना। तो अब ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है बिल्कुल एक आधुनिक समय का विकास है, क्योंकि प्रिंट मीडिया तो पहले ज़माने की थी, बहुत पहले, बहुत राजाओं महाराजाओं के दौर से ही, जब घोषणा पत्र होते थे, जब वो कोई घोषणा करते थे तो उस घोषणा को वो अपने जनता तक पहुंचाने की कोशिश करते थे। तो वो प्रिंट मीडिया की उत्पत्ति तो बहुत पुरानी है ना। लोग अपने धर्मों को प्रचार करने के लिए, है ना, तो छापे खाने की शुरुआत हो गई एक प्रकार से। तो ये जब चीज़ें थी वो आपकी प्रिंट मीडिया के अंतर्गत आती है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम होते हैं, या इंटरनेट के माध्यम से जो हम तक सूचनाएं पहुंचाते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत आते हैं। अब अखबारी सरकारी गजट क्या होते हैं? सरकारी गजट तो प्रिंट मीडिया होती है ना। तो ये सम्मिलित नहीं होना चाहिए। ट्विटर इंटरनेट से चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक से चलता है, फ़ोन से चलता है, फेसबुक भी इंटरनेट से चलता है ना, फ़ोन में होता है, ब्लॉग भी वहीं होते हैं। तो ये ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, ब्लॉग हो गया, ये क्या है आपके? ये तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत आएंगे। लेकिन सरकारी गजट जो है वो तो आपका प्रिंट मीडिया के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो 10 का क्या होगा? ए। प्रश्न नंबर 11 कि हिंदी वाक्य का सही पदक्रम क्या होगा? देखिए, इसको अगर थोड़ा सा आप समझें कि पदक्रम क्या होना चाहिए। वाक्य का पदक्रम क्या होना चाहिए? तो देखिए, वाक्य का जो पदक्रम होता है हिंदी में, आप सबसे पहले कर्ता का प्रयोग करते हैं। कर्ता के बाद आपका कर्म होता है, फिर क्रिया होती है। क्रिया के भी देखिए कई 2 भेद हो जाते हैं। कौन कौन सी क्रिया? मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया। अब मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया, तो जब इसका क्रम करना होगा तो देखिए आपको सबसे पहले क्या आएगा? कर्ता। अंग्रेजी में इसी के बाद तुरंत क्रिया आ जाती है, फिर ऑब्जेक्टिव आता है, यानी सब्जेक्ट, उसमें आता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, जो क्रिया होती है, वर्ब होता है, वो सबसे अंत में आता है। तो सब्जेक्ट आ गया, कर्ता हो गया। फिर उसके बाद हमारे यहाँ कर्म आता है हिंदी में। वहाँ क्या आएगी? वहाँ पर वर्ब आएगी, क्रिया आएगी अंग्रेजी में। लेकिन हिंदी में कर्ता, कर्म, क्रिया। क्रिया पहले आएगी। क्रिया के अगर भेद हों तो पहले आएगी मुख्य क्रिया, उसके बाद क्या आएगी? सहायक क्रिया प्लस सहायक क्रिया। तो अब अगर इसका भेद देखें, स्वरूप देखें, कर्ता, कर्म, क्रिया, क्रिया का भी पहले क्रिया और मुख्य क्रिया और फिर सहायक क्रिया। तो अब देखिए इसमें क्या है, कर्म क्या पूछ रहा है? देखो, कर्ता, कर्म, सहायक क्रिया और क्रिया। तो ये तो गलत हो गया, सहायक क्रिया पहले नहीं आएगी, सहायक क्रिया तो बाद में जाएगी। कर्ता, कर्म, क्रिया और सहायक क्रिया। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही होना चाहिए। नीचे क्या है? देखो, यहाँ क्रिया पहले दे दी, यहाँ कर्ता पहले दे दिया, फिर क्रिया। तो एक प्रकार से इसका आंसर होगा बी, कर्ता, क्रिया, कर्ता, कर्म, क्रिया और सहायक क्रिया। अब देखिए, ये सहायक क्रिया क्या है और क्रिया क्या है, इसको अगर थोड़ा सा मैं तुम्हें अभी समझाने की कोशिश करूँ, अगर आप इसको थोड़ा सा देखेंगे, एक्सिलरी वर्ब है ना, मेन वर्ब और एक्सिलरी वर्ब जो होता है, एक्सिलरी वर्ब ही क्या होता है? सहायक क्रिया कहलाता है। जैसे राम खाना, राम पानी पीता है। अब देखिए, राम क्या है? राम हो गया आपका कर्ता। पानी क्या है यहाँ पे? यहाँ पानी हो गया आपका कर्म। पीता क्या है? यहाँ पर आपकी क्रिया हो गई। कौन सी क्रिया है? ये मुख्य क्रिया है। और ये जो है पीता, क्योंकि ये तो क्रिया है और है भी जुड़ा हुआ है इसके साथ, तो ये है क्या है? ये आपकी है सहायक क्रिया। एक्सिलरी वर्ब अगर इसी को कहा जाता है तो ये आपकी सहायक क्रिया हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखें तो ये जो है, जैसे राम जाता है, राम जाता है, तो राम कर्ता, क्रिया है, राम जाता है, राम घर जाता है ना, राम घर जाता है। तो ये है, जाता के साथ जो है ये क्रिया है। जैसे मैं पानी पीता था, तो ये था क्या है यहाँ पे?
ये जो था है यहाँ पर सहायक क्रिया है, और ये पीना पीता जो है आपकी मुख्य क्रिया है। तो सहायक पद क्रिया इसको कहते हैं ना, जो पदबंध होता है, क्रिया पदबंध, क्रिया पदबंध। तो ये जो क्रिया पदबंध है, ये अंत वाला जो है, इसमें है, इसमें है, इसमें था है, तो ये क्या है आपके सहायक क्रियाएं हैं। तो इस प्रकार से देखें तो जो हिंदी में क्रम बनता है, आपका कर्ता बनता है, फिर कर्म बनता है, फिर क्रिया आती है, क्रिया में भी मुख्य क्रिया होती है, और फिर अंत में सहायक क्रिया होती है। ठीक है, पीता यहाँ पर मुख्य क्रिया थी और है जो है सहायक क्रिया थी। तो इस प्रकार से जो क्रम बनता है वो बनता है आपका कर्ता, कर्म, क्रिया और सहायक क्रिया। ठीक है, इसके अलावा प्रश्न नंबर 12, क्रिया विशेषण। इसमें क्रिया विशेषण है अच्छा। अच्छा क्या है? तो हम विशेषण बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। विशेषण के जो भेद होते हैं अगर देखा जाए तो गुणवाचक विशेषण होते हैं, संज्ञावाचक विशेषण होते हैं, परिणामवाचक विशेषण होते हैं, और या सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण होते हैं। अगर विशेषण संज्ञा के आधार पर हम उन भेदों को देखें तो ये 4 भेद संज्ञा के आधार पर हो जाते हैं विशेषण में, है ना। तो ये संज्ञा के आधार पर जो भेद हैं, है ना। अब गुणवाचक अच्छा क्या है? अच्छा एक प्रकार से देखेंगे तो संज्ञावाचक विशेषण है, क्योंकि संज्ञा का कौन सा भेद है? ये गुण है, अच्छा, है ना। अच्छा, बुरा, सरल, कुटिल, ईमानदार, तो ये क्या है? ये गुण और दोष होते हैं। तो ये गुण के आधार पर जो है आपका गुणवाचक विशेषण होता है। गुणवाचक विशेषण में जब गुण और दोष की बात होती है तो अच्छा क्या है आपका? या तो गुण, अच्छा एक गुण है, बुरा क्या है? एक दोष है। ऐसे ही सरल, कुटिल, ईमानदार, सच्चा, बेईमान, झूठा, दानवीर, शिष्ट, दयालु, कृपालु, कंजूस, शांत, ये सब क्या हैं? ये आपके जो हैं गुणवाचक और दोषवाचक विशेषण होते हैं। तो अच्छा और बुरा गुणवाचक विशेषण है संज्ञा में, तो ये क्रिया तो नहीं है। सुंदर भी क्या है? सुंदर भी आपका गुणवाचक विशेषण है ना। धीरे धीरे, तो धीरे धीरे क्या है? मोहन धीरे धीरे चल रहा है। मोहन धीरे धीरे चल रहा है। कैसे चल रहा है मोहन? चलना क्या है आपकी? क्रिया है। कैसे चल रहा है? चलने की विशेषता क्या है? धीरे धीरे। खा रहा है, कैसे? धीरे धीरे खा रहा है। मोहन धीरे धीरे खा रहा है। कैसे खा रहा है? खाना क्या है? क्रिया। क्रिया की विशेषता क्या है? धीरे धीरे। तो ये जो धीरे धीरे शब्द है ये आपका क्रिया विशेषण हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से देखेंगे इसमें जो है क्रिया विशेषण आपका आएगा धीरे धीरे। उसने क्या है? उसने तो आपका सर्वनाम है ना। राम ने खाना खाया, तो राम क्या है? संज्ञा। उसने खाना खाया, राम संज्ञा की जगह जो शब्द आते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। तो राम की जगह हमने कह दिया कि उसने खाना खाया, तो उसने जो है आपका सर्वनाम हो जाता है। तो ये धीरे धीरे जो है आपका क्रिया विशेषण है। ठीक है, प्रश्न नंबर 13 क्या है? निम्नलिखित में से दृश्य विधा है। अब दृश्य का मतलब क्या है? देखिए, दृश्य का मतलब होता है जिसे आप देख सकते हो। अब देख किसे सकते हैं? जो रंगमंच पे घटित हो रही हो। तो आप क्या देखते हैं? आप फिल्में देखते हैं। दृश्य मतलब जो आप देख रहे हैं। तो फिल्में क्या करते हैं आप? फिल्में आप देखते हैं। नाटक क्या करते हैं? नाटक आप देखते हैं। अब निबंध नहीं देखते, निबंध तो आप पढ़ते हैं। कविता भी क्या करते हैं? आप पढ़ते हैं, है ना। उपन्यास भी आप पढ़ते हैं। लेकिन नाटक जो है आप दृश्य विधा के अंतर्गत लाते हैं। तो नाटक को आप दृश्य भी कहते हैं, श्रव्य भी कहते हैं, क्योंकि उसको सुना भी जा सकता है और उसे देखा भी जा सकता है। तो जो नाटक होता है आपका दृश्य श्रव्य बिंब के अंतर्गत आता है। तो इस तरीके से देखें तो दृश्य विधा कौन सी है? ना तो कहानी को आप सुनते हैं, निबंध को अभी आप, है ना, कहानी कोई सुना रहा होता है आप पढ़ रहे होते हैं, निबंध भी क्या आप पढ़ रहे होते हैं, संस्मरण आप पढ़ रहे होते हैं या कोई बता रहा होता है। लेकिन नाटक क्या है? नाटक को आप देख रहे होते हैं, रंगमंच पर घटित होते हुए या फिल्म की तरह देख रहे होते हैं। तो आप में जो आंसर होगा इसका दृश्य विधा के अंतर्गत आती है नाटक। वाक्यम रसात्मक काव्यम, प्रश्न नंबर 14 क्या है? वाक्यम रसात्मक काव्यम क्या है? किसने कहा था? तो वाक्य जो होता है वो, यानी क्या कह रहे हैं कि काव्य क्या है? एक वाक्य, काव्य क्या है? एक ऐसा वाक्य है जो रसात्मक है। यानी रसात्मक काव्य जो होता है या रसात्मक वाक्य जो होता है वही काव्य होता है, ऐसा कह रहे हैं आपके विश्वनाथ। तो विश्वनाथ ने क्या कहा था? रसवादी आचार्य थे और विश्वनाथ कह रहे थे वाक्यम रसात्मक काव्यम, यानी
वाक्य ही क्या है, वाक्य क्या, काव्य क्या है कि रसात्मक वाक्य को ही काव्य कहते हैं। जब काव्य का लक्षण दे रहे थे वो, तो इस बात की बात कर रहे थे विश्वनाथ कि काव्य क्या है, कि काव्य वाक्य का रसात्मक होना ही काव्य है। विश्वनाथ ने कहा था, 14वीं सदी के आचार्य थे, संस्कृत के बड़े महत्वपूर्ण आचार्य हैं, तो वो जो है कहते हैं वाक्यम रसात्मक काव्यम, विश्वनाथ। प्रश्न नंबर 15, न कांतमपि निर्भूषम वनिता विभाति वनिता मुखम। किसने कहा था, अच्छे से याद करिए। अलंकारवादी आचार्य जब अलंकार सिद्धांत पढ़ रहे थे हम, तो ये वाली बात कह रहे थे, कौन, आचार्य भामा ने कही थी कि न कांतमपि निर्भूषम वनिता विभाति वनिता मुखम, कि जिस प्रकार, क्या, जिस प्रकार आभूषण के बिना किसी सुंदरी का मुख शोभामान नहीं हो सकता, वैसा ही जो है कविता भी सुंदर नहीं हो सकती। किसके बिना, निर्भूषणम, यानी जो भूषण है, यानी जो अलंकार हैं, उसके बिना कविता भी सुंदर नहीं हो सकती। वनिता मुखम, वनिता का, वनिता मतलब वामा, स्त्री का भी मुख अच्छा नहीं, सुंदर नहीं लगता। न कांतमपि, कितना भी वो कांता हो, स्त्री हो, उसका मुख भी सुंदर नहीं लगता अगर वो आभूषणों से युक्त ना हो। वैसे ही कविता में अगर अलंकार ना हो तो कविता भी क्या है, कविता भी लोकप्रिय नहीं हो सकती, सुंदर नहीं हो सकती। ये बात कही थी आचार्य भामा ने। किसने कही थी ये बात, ये बात कही थी, ये कथन आपका है आचार्य भामा का। ठीक है, प्रश्न नंबर 16 क्या है, प्रश्न नंबर 16, विभाव अनुभाव विचारी संयोगाद्रस रस निष्पत्ति। विभाव अनुभाव और, है ना, विभाव अनुभाव और संचारी, भाव विभाव अनुभाव और संचारी के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। तो ये रस सूत्र किसने दिया था, तो ये रस सूत्र दिया था आपका भरत मुनि ने। और इस रस सूत्र की व्याख्या करने वाले 4 आचार्य हुए थे, भट्टलोलट, शंकु, भट्टनायक और अभिनव गुप्त। इन्होंने जो है निष्पत्ति को लेके, ये जो निष्पत्ति है, इस शब्द को लेके 4 व्याख्याएं हुई थी, 4 विद्वानों ने इसकी व्याख्याएं की थी, और उन्हीं को जो है इस निष्पत्ति शब्द के व्याख्याकार के तौर पर, रस निष्पत्ति के सिद्धांत के व्याख्या के तौर पर 4 आचार्य स्वीकार किया जाते हैं, भट्टलोलट, आचार्य शंकु, आचार्य भट्टनायक और आचार्य अभिनव गुप्त, है ना। तो विभाव व अनुभाव विचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, कि भाव विभाव और अनुभाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। बाद में 4 विद्वानों ने, किसी ने कहा कि रस की उत्पत्ति होती है, किसी ने कहा कि रस की अनुमति होती है, किसी ने कहा रस का भोग होता है, भुक्ति होती है, और किसी ने कहा रस की अभिव्यक्ति होती है। तो रस की उत्पत्ति किसने कही थी, तो रस की उत्पत्ति की बात भट्टलोलट ने कही थी। शंकु ने कहा था कि रस की अनुमति होती है, और आचार्य भट्टनायक ने कहा था कि रस की भुक्ति होती है। रस जो है निष्पत्त नहीं होता बल्कि भुक्त होता है, भुक्ति होती है। और अभिनव गुप्त ने कहा था कि रस जो है अभिव्यक्त होता है, अभिव्यक्ति होती है ना। तो वो जो है यही भरत मुनि का सूत्र है, विभाव अनुभाव संयोगाद्रस रस निष्पत्ति। प्रश्न नंबर 17 क्या है, काव्य प्रयोजन के अनुसार, वामन के अनुसार काव्य प्रयोजन कौन सा है, यश प्राप्ति, वित्तीय लाभ, लोक व्यवहार या कीर्ति प्रीति। तो देखिए, वामन ने जब बात करी थी काव्य प्रयोजन की, तो क्या कहा था, हमने इसको खूब अच्छे से आपको पढ़ाया काव्य प्रयोजन में, काव्य शास्त्र में बहुत स्पष्ट तरीके से, कि वामन कह रहे थे काव्यम सद दृष्टार्थ, काव्यम सद दृष्टार्थ प्रीति कीर्ति हेतु तो वामम। क्या कह रहे हैं वामन, आचार्य वामन की ये काव्य हेतु की परिभाषा है, काव्यम सद दृष्टार्थ प्रीति कीर्ति हेतुत्वाम। प्रतीति कह रहे हैं वो, प्रतीत कीर्ति हेतुत्वाम, कि काव्य
का जो रचने वाला है, दृष्टा है, जो दृष्टार्थ है, यानी काव्य प्रयोजन का जो दृष्ट है ना, जो उपलब्धि है ना, दृष्टार्थ जो अर्थ मिलेगा, दृष्टार्थ मिलेगा, जो उपलब्धि मिलेगी रचनाकार को, दृष्ट का जो रचनाकार है वो काव्य से क्या मिलेगी उसको? एक तो प्रति मिलेगी, प्रतीति का प्रीति का मतलब क्या है? ये जो प्रीति है इसका मतलब क्या होगा कि उसको आनंद मिलेगा, तो प्रीति मिलेगी उसको, और कीर्ति मिलेगी, और कीर्ति का मतलब क्या है? उसको प्रसिद्धि मिलेगी, यानी प्रसिद्धि या उपलब्धि मिलेगी। तो प्रसिद्धि मिल रही है उसको और उपलब्धि मिल रही है। तो वामन कह रहे हैं काव्यम सद दृष्टा दृष्टार्थ प्रीति कीर्ति हेतु त्वाम, कि कविता का जो प्रयोजन है, काव्य का जो प्रयोजन है, उससे जो दृष्टा है, जो कविता करने वाला है, उसको आनंद प्रीति मिलेगी और उसको जो है कीर्ति मिलेगी, है ना। ये बहुत अच्छे से मैंने बात पहले भी जब काव्य हेतु पढ़ा रहा था ये बात की है। तो देखिए आचार्य वामन क्या कह रहे हैं? आचार्य वामन के अनुसार काव्य का प्रयोजन क्या है? यश प्राप्ति, ठीक है, यश की बात हो सकती है, लेकिन सीधा शब्द जब यहाँ कीर्ति प्रीति लिख रखा है तो यश को आप ना लिखें, है ना। एक प्रकार से यश भी प्राप्त होता है, तो यश का मतलब क्या है? जब कीर्ति आपको मिल रही तो आपको यश मिल रहा है, लेकिन सीधा यश की बात नहीं है, बल्कि जब दोनों ही शब्द एक साथ रख दिए गए हैं, कीर्ति और प्रीति, क्योंकि ये दोनों ही शब्द प्रयोग किए हैं, प्रतीति, है ना, प्रतीति, आपको प्रतीति मिल रही और आपको कीर्ति मिल रही है। तो आचार्य वामन के अनुसार काव्य का प्रयोजन होगा डी, कीर्ति और प्रीति, कीर्ति और प्रीति अगर उनको मिल रही है तो आचार्य वामन यही कह रहे हैं काव्य सद दृष्टा दृष्टार्थ प्रतीति कृति हेतुत्वाम। आचार्य वामन ने ये बात कही थी। प्रश्न नंबर 14 और 18, अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक हैं, अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक हैं। देखिए जब हम वेदांते क्रोचो को पढ़ रहे थे पाश्चात्य काव्यशास्त्र में, तब हमने अभिव्यंजनावाद को बहुत स्पष्ट रूप से पढ़ा था, और अभिव्यंजनावाद का सिद्धांत जो दिया है वो किसने दिया है? अभिव्यंजनावाद का जो सिद्धांत है वो क्रोचे का सिद्धांत है। वेदांते क्रोचे कहाँ के थे? इटली के थे। एस्थेटिक्स बहुत महत्वपूर्ण रचना है उनकी, है? तो ये जो वेदांते क्रोचे हैं वही जो है अभिव्यंजनावाद की बात करते हैं, है ना। क्या कहा था अभिव्यंजनावाद को क्रोचे ने? अभिव्यंजनावाद को क्या कह रहे थे? अंतः प्रज्ञा, यानी क्रोचे जो मानते हैं कि ये जो अभिव्यंजना होगी वो अंतः प्रज्ञा के क्षणों में, जब आदमी में आत्मानुभूति होती है, सहजानुभूति होती है, उसको जब वो अभिव्यक्त करता है वही अभिव्यंजना है ना। अंतः प्रज्ञा के क्षणों में आत्मा की सहजानुभूति ही अभिव्यंजना है। ये खूब अच्छे से हमने इस पर बातचीत की थी, इसको बहुत ध्यान से पढ़ा था। और देखिए कॉलरिज तो हमारे सिलेबस में है नहीं, वैसे कॉलरिज का कल्पना का सिद्धांत है ना। कल्पना का जो सिद्धांत है सैमुअल टेलर कॉलरिज का नाम, इनका पूरा नाम था सैमुअल टेलर कॉलरिज, इनका जो है कल्पना का सिद्धांत था। आई रिचर्ड्स का जो है मूल्य का जो सिद्धांत था, और ड्राइडन ने काव्य भाषा विषय कुछ अपने विचार प्रयुक्त किए थे। तो ड्राइडन है हमारे सिलेबस में, ना क्रोचे कॉलरिज है, बल्कि क्रोचे और रिचर्ड्स है, और रिचर्ड्स का जो है मूल्य का सिद्धांत है, आपको उसको भी याद रखना है ना निश्चित तौर पे। प्रश्न नंबर 19, द सेक्रेड बुक्स के रचनाकार कौन है? कौन है सेक्रेड बुक के रचनाकार? तो देखिए सेक्रेड बुक किसने लिखी थी? ये आपकी रचना थी टी.एस. इलियट की। टी.एस. इलियट की रचना है सेक्रेड बुक, आपको ज़रूर इसको याद रखना है। मैंने बहुत अच्छे से इस पर बहुत बातचीत की थी पहले भी, है ना। और मैथ्यू अर्नाल्ड हमारे सिलेबस में नहीं है। लॉन्जाइनस कौन से? लॉन्जाइनस ने क्या, जो पेरिहिप्सुस ऑन द सबलाइम जिसको कहा जाता है, पेरिहिप्सुस उदात्त की बात करने वाले हैं लॉन्जाइनस। और अगर विलियम वर्स जो है, विलियम वर्स भी हमारे में नहीं है, स्वच्छतावादी आलोचक हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, जिनका लिरिकल वैलेट्स है, बहुत महत्वपूर्ण रचना लिखी थी उन्होंने, लिरिकल वैलेट्स। तो ये जो है विलियम वर्सवर्थ हमारे सिलेबस में नहीं है, स्वच्छतावादी है ना, बिल्कुल जो है पोइट है, बहुत महत्वपूर्ण। इसके बाद प्रश्न नंबर 20 क्या है कि भावित्री प्रतिभा का संबंध है रचनाकार से, आलोचना से, सहृदय से या प्रवर्तक से। तो देखिए उसको मैं बहुत अच्छे से इस पर बातचीत की थी, और मैंने कहा था कि हो सकता है इस बार राजशेखर, आप याद रखिएगा, राजशेखर है ना, ये आचार्य थे संस्कृत के, बहुत महत्वपूर्ण आचार्य थे।
राजशेखर ने प्रतिभा के, जो प्रतिभा है उसके दो भेद किए थे। कौन कौन सी की थी? एक तो उन्होंने थी कार्यत्री प्रतिभा और दूसरी की थी भावित्री प्रतिभा। ये दो प्रतिभाओं की बात की थी शेखर ने, है ना, राजशेखर ने। कार्यत्री प्रतिभा का मतलब क्या था? तो जो कार्यत्री प्रतिभा है इसका अर्थ होता है जो कार्य कराने की जिसमें शक्ति हो, यानी कवि का उपकार या कार्य कराने में सक्षम, प्रतिभा जो होगी वो आपकी होगी कार्यत्री प्रतिभा। तो ये किससे संबंधित हो जाती है? तो कार्यत्री प्रतिभा आपकी कवि से संबंधित हो जाती है ना। कवि है, कवि जो लिखने वाला है, कविता करने वाला है, काम करने वाला है, उससे कार्यत्री प्रतिभा का संबंध हो जाता है। और वो कार्यत्री प्रतिभा के भी तीन भेद कर देते हैं। कौन? राजशेखर। कौन कौन से कर देते थे? एक तो सहजा करते हैं, वो आपको उसमें ना जाए तो ज़्यादा बेहतर है, सहजा कर देते हैं। उसके बाद में वो कहते हैं आहार्य, और उसके बाद में कहते हैं उपदेश की, उपदेश की। तो ये कार्यत्री प्रतिभा के जो है वो तीन भेद करते हैं। सहजा मतलब ये जन्म जन्म के आधार पे मिलती है, सहजा जन्म से ही मिल जाती है ना। आहार क्या है? ये जन्म के बाद आदमी में उत्पन्न होती है ना। जो जन्म के संस्कार हैं, जब आदमी किसी संस्कार बचपन में किए जाते हैं तब उत्पन्न हो जाती है। और औपदेशिकी का मतलब ये है कि जब आदमी तंत्र मंत्र के साधन से जब अपनी शक्ति हासिल करता है तो जो प्रतिभा हासिल करता है, तो ये तीन प्रकार की गायत्री प्रतिभा होती है कवि में, है ना। तो गायत्री प्रतिभा का संबंध कवि से माना है किसने? राजशेखर ने, है ना। हो सकता है इस बार आपसे गायत्री प्रतिभा जरूर पूछ ली जाए। तो कार्यत्री प्रतिभा का संबंध है कवि से, है ना। फिर भावित्री प्रतिभा, तो देखिए भावित्री प्रतिभा का संबंध होता है जो पाठक होता है। भावित्री प्रतिभा का संबंध है पाठक से। क्या मतलब है? कि ये जो भावक का उपकार करने वाली प्रतिभा है ना। यानी काव्य का जो अधिकारी है, काव्य का अधिकारी कौन होता है? पाठक होता है ना। वो जो पाठक है या सहृदय है, तो ये जो पाठक या सहृदय है, ये भावित्री प्रतिभा का संबंध होता है इससे। तो इसको आप कह सकते हैं कि भावित्री कविता का संबंध पाठक या सहृदय से होता है। यानी आप जिस प्रतिभा के माध्यम से ना, जिस श्रम के माध्यम से आप कविता का अर्थ समझ लेते हैं, तो वो क्या है? आपकी एक प्रकार से भावक प्रतिभा, है ना, भावित्री प्रतिभा होती है। और इसका संबंध पाठक से या सहृदय से होता है। तो देखिए अब इसमें आपका आंसर देखते हैं क्या है। भावित्री प्रतिभा का संबंध रचनाकार से बिल्कुल नहीं होगा, आलोचक से बिल्कुल नहीं होगा, प्रवर्तक से नहीं। देखिए प्रवर्तक का मतलब कौन है? जो प्रवर्तन करने वाला है, यानी जो लिखने वाला है, जिसने स्थापना की है, तो उसमें तो कार्यत्री प्रतिभा होनी चाहिए, भावित्री नहीं होनी चाहिए। आलोचक यानी जो आलोचना लिखने वाला है, उसमें भी क्या होनी चाहिए? भावित्री प्रतिभा होनी चाहिए। रचनाकार क्या है? जिसमें रचना करने वाला तो भी उसमें भावित्री प्रतिभा होनी चाहिए, सॉरी कार्यत्री प्रतिभा होनी चाहिए। आलोचक में भी कार्यत्री प्रतिभा होनी चाहिए। लेकिन सहृदय और पाठक, भावित्री का संबंध सहृदय और पाठक से है, तो इसका आंसर होगा सी, क्योंकि सहृदय या तो होगा सहृदय या तो होगा पाठक, है ना। तो इसका 20 का आंसर होगा सी।